मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक संकल्पनाएं या धारणाएं। इट मींस मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन की इन आधुनिक धारणाओं को समझने के लिए और इसका नोट्स बनाने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। अब बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक धारणाएं। बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक धारणाओं को समझने से पहले आपको ऑक्सीकरण अपचयन की प्रारंभिक धारणा के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, पहले मैं आपको प्रारंभिक धारणा के बारे में इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं आपको, ताकि आप इस आधुनिक धारणा को समझ सकें। बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन की जो प्रारंभिक धारणा थी या प्रारंभिक संकल्पना थी, वो हमें ये बताती थी कि पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या था बच्चों? पहले ऑक्सीडेशन का मतलब था ऑक्सीजन ग्रहण करने। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो बनाता है CO2, और इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं ये कार्बन क्या बना रहा है? CO2, और इसमें कार्बन से CO2 के बनने में ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ये ग्रहण कर रहा है। तो इस वजह से ये प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीडेशन की है। यानी कि यहाँ कार्बन का CO2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह से बच्चों, जब HI की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो आयोडीन बनती है। क्या बनती है बच्चों? आयोडीन बनती है और वाटर बनता है। हालांकि इसको बैलेंस कराने के लिए हमें HI में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और I2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, H2O में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ बैलेंसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये देखना है कि यहाँ किस अपकारक से कौन सा उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ HI से बन रहा है I2, और बच्चों आप ध्यान से देखो, HI से I2 के बनने में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर भी HI का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। HI का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है ऑक्सीजन प्राप्त करने भी कह सकते हो, ऑक्सीजन प्राप्त करने या हाइड्रोजन को खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये प्रारंभिक कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये प्रारंभिक धारणा थी ऑक्सीकरण की। अब अपचयन की देखो बच्चों, अपचयन यानी कि रिडक्शन, इसकी धारणा इसके ठीक उलट थी। यानी कि पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन खोने या हाइड्रोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता था। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन को खोने यानी कि जब हम जिंक ऑक्साइड की कार्बन से अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ जिंक बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ अपकारक जो जिंक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? किसमें बच्चों? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक में। जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बन रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन। इसी तरह से बच्चों, अगर मैं यहां बात करूं हाइड्रोजन की क्लोरीन से अपक्रिया की, तो यहां बनता है HCl, और बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां भी आप ध्यान से देखो कि अपकारक Cl2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? HCl, और Cl2 से HCl के बनने की प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन हाइड्रोजन को प्राप्त कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। तो इस वजह से ये भी प्रक्रिया हमारी हो गई अपचयन की, ये भी प्रक्रिया अपचयन की हो गई। तो बच्चों, ये प्रारंभिक धारणा थी ऑक्सीकरण और अपचयन को डिफाइन करने की। क्या थी? पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने या हाइड्रोजन को खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने इन 2 एग्जाम्पल से आपको ऑक्सीकरण एक्सप्लेन किया। अपचयन की कॉन्सेप्ट क्या थी? पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन को खोने या हाइड्रोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। अब बच्चों, ये तो प्रारंभिक धारणाएं थी। अब आधुनिक धारणाओं की बात करते हैं, आधुनिक संकल्पनाओं की आपसे बात करते हैं। बच्चों, आधुनिक संकल्पनाएं जिनके द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन को एक्सप्लेन किया जाता है वो 2 हैं। पहली है इलेक्ट्रॉन संकल्पना और दूसरी है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। सबसे पहले इन दोनों में अंतर आप समझ लो। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन संकल्पना है, इस संकल्पना के द्वारा केवल उन्हीं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं का स्पष्टीकरण हो पाता है जिनमें आयनिक यौगिक बनते हैं या आयनिक यौगिक अपक्रिया करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जिन ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं में आयनिक यौगिक बनते हैं या आयनिक यौगिक अपक्रिया करते हैं, उन्हीं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं का स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर हो पाता है। लेकिन बच्चों, जो दूसरी संकल्पना है जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, इसके द्वारा आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के पदार्थों में जो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं होती हैं उन सबका स्पष्टीकरण हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना दोनों में जो लेवल है, जिसका लेवल बड़ा है, वो है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, क्योंकि यह आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के पदार्थों में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं का स्पष्टीकरण करती है। तो बच्चों, अब मैं वन बाय वन दोनों संकल्पनाओं को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन संकल्पना, ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो बच्चों, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आपको जरूरत है, आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये पुरानी वाली कॉन्सेप्ट अब हटा रहा हूं और इलेक्ट्रॉन संकल्पना वाली कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन संकल्पना की कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है? तो बच्चों, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों के द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं। देखो बच्चों, परमाणुओं, अणुओं या आयनों के द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसके, जैसे मैं परमाणु यहां पर ले लूं सोडियम। देखिए बच्चों, जिन परमाणुओं के बाह्यकोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। और जिन परमाणुओं के बाह्यकोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। बच्चों, जितने भी तत्व होते हैं वो सब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने की व्यवस्था को स्थायी विन्यास माना जाता है। जितने तत्व या परमाणु होते हैं वो सब विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अपने बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों का साझा भी कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, उस चैप्टर में मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी केवल आप ये समझ लीजिए कि जितने भी तत्व या परमाणु होते हैं वो सब अपने बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। और बच्चों, एक अक्रिय गैस तत्व है हीलियम। हीलियम का प्रथम कोश बाह्यकोश होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का जो बाह्यकोश की स्ट्रक्चर होती है 2 इलेक्ट्रॉन वाली, वो भी स्थायी स्ट्रक्चर मानी जाती है, जिसको ड्यूट कहा जाता है। तो जिन परमाणुओं का पहला कोश बाह्यकोश होता है और उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके विन्यास को भी स्थायी विन्यास मान लिया जाता है। तो कुछ परमाणु
हीलियम जैसा बनते हैं, यानी कि ड्यूट प्राप्त करते हैं। ड्यूट का मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन करना, तो वो भी स्थायी होते हैं। और बाद बाकी जितने भी तत्व या परमाणु हैं वो सब बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सोडियम, जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। तो इसके बाह्य कोष में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो ये क्या करेगा सोडियम, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और बनाएगा Na+। क्या बनाएगा, Na+। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो ये प्रक्रिया हो गई ऑक्सीकरण की। अब आगे बच्चों बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन अणु की। तो हाइड्रोजन अणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके बनाता है 2H+ आयन। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें Fe3+ आयन की या Fe2+ आयन ले लो, यहाँ पर Fe2+ आयन की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और त्याग करके बनाता है Fe3+ आयन। तो आपको ये देखना है कि जिन प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं तो वो सारी प्रक्रियाएं हैं ऑक्सीकरण की। ठीक, ओवरऑल यही हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अब अपचयन को देखो, अपचयन, रिडक्शन। बच्चों अपचयन क्या, इसको पलट दो और अपचयन की कॉन्सेप्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परमाणु अणुओं या आयनों के द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। देखिए बच्चों, परमाणुओं अणुओं या आयनों, परमाणुओं अणुओं या आयनों के द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। एग्जाम्पल बच्चों इसके देखिए, जैसे अगर हम क्लोरीन को ले लें तो बच्चों जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। ये क्या काम करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बाह्य कोष में और 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो रासायनिक क्रियाओं में ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है, देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इस पर आ जाएगा 1-। इसी तरह से अगर बच्चों जो क्लोरीन अणु होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है 2Cl- आयन। अगर हम यहाँ आयनों की बात करें तो अगर हम यहाँ Cu2+ आयन लें और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cu। तो बच्चों इस तरह की प्रक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं अपचयन की। तो अब आपको ऑक्सीकरण अपचयन की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर मुझे लगता है समझ में जरूर आ गई होगी। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो। अब बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया को डिफाइन करने जा रहा हूं। बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें पदार्थों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए। ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहा जाता है। यानी कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं और इन्हीं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रियाएं कहा जाता है। प्रत्येक बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की अकेली प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चों रेडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं।
मैंने यहाँ राइट डाउन किया है कि रेडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे अपचायक रिडक्टेंट कहा जाता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक ऑक्सीडेंट कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे यानी कि जिसका अपचयन हो वो क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे यानी कि जिसका ऑक्सीकरण हो उसे कहते हैं अपचायक। ठीक उल्टा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो अपचयन होगा और पदार्थ कहलाएगा ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी और पदार्थ कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। अब बच्चों अपक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचित हो जाता है और अपचायक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बच्चों ये थी रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट के अनुसार रेडॉक्स रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन था। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। अब बच्चों आते हैं ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना पर, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पर, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है ये मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। बच्चों ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसको अपचयन कहते हैं। देखिए बच्चों पहले ऑक्सीडेशन को देखो, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। देखो बच्चों इसके एग्जांपल्स देख लो। एग्जाम्पल्स में देखो बच्चों, अगर हाँ ये ले लो SnCl2 से बन रहा हो SnCl4, ये प्रक्रिया ले ली। बच्चों ऑक्सीकरण या अपचयन प्रक्रियाएं जो होती हैं ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन नहीं होती हैं, ये अर्ध अपक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, अर्ध अपक्रियाएं। इसीलिए मैं प्रक्रिया वर्ड का यूज कर रहा हूं, प्रक्रिया है ना, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाती है। बच्चों कुछ आयनों के नाम देखो, ये 10 है, ये 2+ के फॉर्म में भी रहता है और 4+ के फॉर्म में भी रहता है। इसी तरह से Fe 2+ के फॉर्म में रहता है और 3+ के फॉर्म में रहता है। कॉपर +1 के फॉर्म में रहता है और +2 के फॉर्म में रहता है। ध्यान से समझना, Hg +1 के फॉर्म में रहता है और +2 के फॉर्म में भी रहता है। बच्चों जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो आयन का जो नाम है उसमें अस आता है। क्या आता है, अस। जैसे Sn2+, Sn4+। इसमें देखो यहाँ Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ +4 है, तो इसका नाम जब लिखोगे 2+ का तो इसमें अस लगाओगे, और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है, तो इसके नाम में क्या लगाएंगे, इक। स्टेनस स्टेनिक, स्टेनस स्टेनिक। इसी तरह से Fe2+, इसके नाम के लिए अस लगाएंगे और इसके नाम के लिए इक लगाएंगे। फेरस फेरिक, फेरस फेरिक, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था जब बढ़ती है तो इक और जब कम है तो अस। अब यहां देखो
Cu प्लस है एस आएगा, Cu2 प्लस है एक आएगा, Hg प्लस है एस आएगा, Hg2 प्लस है एक आएगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो बच्चों ये स्टेनस क्लोराइड है, ये स्टेनिक क्लोराइड है। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ देखो Cl की ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको पहले से बता रखी है, -1 होती है। अब उसी तरह से जिस तरह से पिछले लेक्चर में मैंने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का मेथड बताया था, उसी तरह से यहाँ ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। मान लेंगे कि Sn की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो Sn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। तो यहाँ Sn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +2। ठीक, यहाँ देखो Cl की -1 और Sn की +4, यानी कि जो Sn है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी हमारी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, FeCl2 से लेते हैं FeCl3। तो आप जानते हो कि Cl की -1, तो Fe की यहाँ आ जाएगी +2, Cl की -1, Fe की +3। तो यहाँ पर भी Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें +2 से +3 हो रही है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। तो ये भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीकरण हम कैसे पता कर पाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, अगर वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही हो, और अगर कमी हो रही होती है तो ऑक्सीकरण, तो हमारी जो प्रक्रिया होती है वो अपचयन की होती है। देखें बच्चों आगे, अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों, इसको हटा देते बच्चों, जिसमें पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, अपचयन कहलाती है। अपचयन कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लो बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड से बन रहा है Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, तो पता करो कि ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण की है कि अपचयन की है। तो यहां हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, जिसकी मालूम है उसकी लिख लेंगे। Cl की होती है -1, लिख लेंगे। तो आपको पता है Hg की आ जाएगी +2, Cl की -1 और Hg की आएगी यहाँ +1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो देखो Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +1 रह गई, यानी कि इसमें कमी हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो कमी की वजह से ये जो प्रक्रिया है ये हो गई अपचयन की। इसी तरह से बच्चों जब हम KClO3 से KCl वाला परिवर्तन देखते हैं, तो बच्चों आप इस परिवर्तन को देखो, पता करो कि ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। तो यहाँ हमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी पता है, हमें K की पता है +1, Cl की -2, तो सॉरी बच्चों, हमें K की पता है +1, O की -2, तो इसकी आएगी Cl की +5।
कितनी आएगी +5। बच्चों Cl की ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है, लेकिन प्रायः -1 होती है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है Cl, तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोई धनात्मक संख्या होती है। अब यहाँ देखो K की तो +1 होती है, लेकिन Cl की -1। बच्चों इन सब में Cl की ऑक्सीकरण संख्या ही बदल सकती है, बाद बाकी सबकी इसमें रहेगी कांस्टेंट। तो कितनी हो गई है +5 से +1, यानी कि यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो इस तरह से बच्चों ये भी हो गई रिडक्शन की प्रक्रिया। अब बच्चों आप समझ गए होंगे ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो नोट। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या है या रिडॉक्स अपक्रिया क्या है। बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को ही रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको दिमाग में बैठा लें। बच्चों ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना ये बताती है कि अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। मैंने इस तरह से बोर्ड पे राइट डाउन किया है कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों की ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों प्रत्येक ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण इंडिविजुअल एक अर्ध अपक्रिया है और अपचयन भी इंडिविजुअल एक अर्ध अपक्रिया है। तो जो रिडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की अकेली प्रक्रिया नहीं होती है। अब बच्चों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिडॉक्स अपक्रिया का क्या है कि कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन पदार्थ अपचायक है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, मैं क्वेश्चंस बहुत सारे आपको कराऊंगा जिसमें आपको ये पता करना होगा कि ये जो रिडॉक्स अपक्रिया दी हुई है इसमें कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। तो उसमें ये इस सब का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि रिडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है यानी कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक उल्टा उसको ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेंट। मतलब जिसका हो रहा है अपचयन, जिसकी हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में कमी, वो है ऑक्सीकारक। और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है यानी कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं अपचायक यानी कि रिडक्टेंट। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कौन पदार्थ हमारा ऑक्सीकारक है और कौन पदार्थ हमारा अपचायक है। ऑक्सीकारक का दूसरा नाम क्या होता है? उपचायक। कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ऑक्सीकारक और अपचायक का छांटना तभी आएगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे। तो बच्चों अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों इस तरह से ऑक्सीकरण अपचयन की तीन कॉन्सेप्ट हो गई। एक पुरानी वाली हो गई जो बताती है कि पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है, और इसके विपरीत पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन होती है। फिर एक बार देखो, पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्याग करना ऑक्सीकरण है और पदार्थों के द्वारा ऑक्सीजन त्याग करना या हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन है। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन संकल्पना और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। इलेक्ट्रॉन संकल्पना हमसे ये बताती है कि अगर इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो अपचयन प्रक्रिया है। इसी तरह से ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना हमें ये बताती है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो अपचयन प्रक्रिया है। तो बच्चों अब मैं समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर गई होगी, आपके दिमाग में इंटर कर गई होगी। तो अब बच्चों अगर आपको ये हमारा लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर बच्चों आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर रेगुलर जो आपका लेक्चर वीडियो है वो अपलोड हो रहा है। थैंक यू सो मच।